हेलो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ मेंस्ट्रुअल साइकिल। हम इस साइकिल के जिस साइकिल के बारे में बात कर रहे हैं वो फीमेल्स के अंदर होती है। प्राइमेट्स, फीमेल्स भी जो प्राइमेट्स की होती हैं, और प्राइमेट्स हम लोग जानते हैं प्राइमेट्स के अंदर कौन कौन आते हैं। ह्यूमन बीइंग्स, एप्स, मंकीज, दीज आर अंडर ऑर्डर प्राइमेटा। तो ये प्राइमेट्स होते हैं। और अगर हम बात करें ह्यूमन बीइंग्स के अंदर इस रिप्रोडक्टिव साइकिल की, बिकॉज हमारा ये ह्यूमन रिप्रोडक्शन चैप्टर है, तो ये ह्यूमन फीमेल्स के अंदर कुछ साइक्लिक चेंजेस, वैसे होता ही साइक्लिक चेंजेस के बारे में हम फर्स्ट चैप्टर में भी बात कर चुके हैं कि कुछ चेंजेस आते हैं रिप्रोडक्टिव फेजेस में। ये आफ्टर प्यूबर्टी स्टार्ट होता है फीमेल्स के अंदर, और इसमें 14th डे ओवम रिलीज होता है। और जो एक साइकिल होती है जनरली एवरेज 28-29 डेज की होती है, और फिर जब नेक्स्ट स्टार्ट हो जाती है तो ये एक साइकिल है, मेंस्ट्रुअल साइकिल जिसको नाम देते हैं। तो आपको ये जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो आपको ये जो आपको फिगर में दिखा रही हूँ, इस फिगर से सारा समझ में आ जाएगा। इसमें डिफरेंट डिफरेंट फेजेस होते हैं, ठीक है। मेनली 4 फेज होते हैं, ठीक है। मेनली 4 फेज आते हैं जिसमें हम या 3 और 4 फेज आते हैं जिसमें हम बात करेंगे कि कैसे कैसे हो रहा है। बस आप इस डायग्राम को थोड़ा ध्यान से देख लेना। सी, आपको ये दिखाई दे रहा है, ये 1 to 29 डेज की लिख रखी है। ये यहाँ तक आपको दिखा रखा है कि जो डेज होते हैं कि कौन कौन से डेज में क्या क्या चीज़ें हो रही हैं, ठीक है। अच्छा, इससे पहले बताती हूँ कि जब ये प्यूबर्टी के बाद स्टार्ट होता है फीमेल्स के अंदर, हम बात कर चुके हैं कि जो फॉलिकल्स हैं, प्राइमरी फॉलिकल है, वो हमारे बर्थ से पहले ही बन जाते हैं। मैच्योर होने में उनको प्यूबर्टी तक का टाइम लगता है, और उसके बाद मैच्योर होने के बाद जो ओवम होता है उनके अंदर रिलीज प्यूबर्टी के बाद होना स्टार्ट होता है। और जो फर्स्ट मेंसेस आते हैं जो फीमेल्स में, उसको नाम देते हैं मिनार्च। और जब होने बंद हो जाते हैं, एक टाइम आता है जब फीमेल्स के अंदर मेंसेस होने बंद हो जाते हैं, उसको बोलते हैं मेनोपॉज, ठीक है। वो जनरली 45-50 की एज में होते हैं। और जो ये मेंसेस स्टार्ट होते हैं वो होते हैं जनरली प्यूबर्टी के बाद, मतलब 12-13 साल के बाद। और जो फर्स्ट होगा दैट इज़ मिनार्च। ओके, तो ये यहाँ पर डेज लिखे हुए हैं। इन डेज में उसके बाद यूट्रिन इवेंट्स की, यूट्रस में क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं वो दिखाया हुआ है। साथ में जो ओवरी के हॉर्मोन्स हैं उनका लेवल दिखाया हुआ है कि कौन सा डाउन जा रहा है, कौन सा अप जा रहा है। उसके अलावा ओवरी में क्या क्या इवेंट चल रहे हैं, ओवरी में क्या क्या हो रहा है, ओवरी के हार्मोन्स में क्या कैसे क्या चीज़ हो रही है, यूट्रस में क्या हो रहा है, डेज कौन कौन से, और वहाँ पर आपके पिट्यूटरी हॉर्मोन्स, क्योंकि कंट्रोल तो ओवरऑल जब हमने हार्मोनल कंट्रोल किया था तो बताया ना कि LH और FSH ही होते हैं जो एक्ट करते हैं ओवरी पर, और तब ओवरी हार्मोन रिलीज करती है और बाकी काम होते हैं, ठीक है। तो इसको ध्यान से देखना। सी, आपका 3 से 5 दिन, 3 to 5 डेज तक चलती है मेंसेस, जो ब्लीडिंग फेज होता है उसको बोलते हैं मेंसेस। जिसमें क्या होता है, जो पहले वाली जो साइकिल चल रही है उसका जो उसका वो ओवम रिलीज होता है, ठीक है। और क्या हो जाता है, एंडोमेट्रियम वॉल ब्रेक डाउन। देखो एंडोमेट्रियम वॉल बिल्कुल बिल्कुल डिजनरेटेड दिखाई हुई है इसमें, बिल्कुल लो कि डिजनरेटेड होती है यूट्रस की जो ऊपर वाली वॉल होती है, ठीक है, क्योंकि वो मेंसेस के साथ बाहर चली जाती है, ठीक है। ये 3 to 5 डेज तक चलता है। वैसे नंबर वेरी करता रहता है, किसी के अंदर 2, 3, 4, 5, 6, 7, मतलब अराउंड 7 तक भी चल सकता है ये फेज। अब देखो, अब अगर आप ध्यान से देखो तो ओवरिन हॉर्मोन्स मतलब एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन दोनों का लेवल देखो स्टीडी है, मतलब डाउन है, बहुत ज़्यादा अप नहीं है, डाउन डाउन चल रहा है। देखो ये भी स्टीडी जा रहा है, ये भी स्टीडी जा रहा है, मतलब डाउन है दोनों, ठीक है। जिसके अंदर एंडोमेट्रियम वॉल जो है वो बिल्कुल डिजनरेटेड है मेंसेस में, और वो बाहर जा रहा है, और जो हॉर्मोन्स हैं उनका लेवल भी डाउन है। अब अगर हम लोग ओवरिन इवेंट्स की बात करें तो ओवरी के अंदर जो फॉलिकल है वो डेवलपिंग स्टेट में चल रहे हैं, क्योंकि वो नेक्स्ट के लिए तैयार हो रहे हैं ना उस टाइम पर। तो अभी देखो ये डेवलपिंग है, डेवलप्ड नहीं है, ठीक है। और अगर हम लोग पिट्यूटरी हॉर्मोन्स की बात करें तो FSH भी डाउन आ गया है देखो, और LH भी हल्का सा डाउन में आया है, ठीक है। LH और FSH दोनों डाउन में आए हैं, ओके। अच्छा, अब अगर हम लोग बात करें नेक्स्ट फेज की, दैट इज फोलिकुलर फेज। फोलिकुलर फेज हम इस क्यों बोलते हैं, क्योंकि इस फेज के अंदर जो मैच्योर है फॉलिकल वो मैच्योर हो जाता है, फॉलिकल क्योंकि इस फेज में मैच्योर हो चुका है, मैच्योर होता है, इसलिए हम इसको बोलते हैं फोलिकुलर फेज। देख लो इस फेज में यही हो रहा है कि जो फॉलिकल है वो मैच्योर हो गया है, इसलिए फॉलिकुलर फेज। जनरली जो ये है ये 5 to 13 डेज तक चलता है।
अब एक और देखो, एक और चीज़ हो रही है इसमें, हम इसको प्रोलिफरेटिव फेज भी बोल रहे हैं। क्यों बोल रहे हैं प्रोलिफरेटिव फेज भी? क्योंकि इसमें देखो धीरे धीरे जो एंडोमेट्रियम वॉल है यहाँ पे देखो डेवलप होनी शुरू हो गई है। देखो वही ना, डेवलप होनी शुरू, अप जा रहा है ना, ये प्रोलिफरेट कर रही है। जो एंडोमेट्रियम वॉल पिछले मेंसेस में डिजनरेट हो गई थी और बाहर चली गई थी, अब वो उसने प्रोलिफरेट करना शुरू कर दिया। देखो ये अप जा रहा है, बढ़ रही है ना ये, इसलिए इसको प्रोलिफरेटिव फेज भी बोलते हैं। ठीक है, तो दो चीज़ें क्लियर है। फॉलिकुलर फेज में फॉलिकल मैच्योर हो जाएगा, और प्रोलिफरेटिव फेज इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसको इसमें प्रोलिफरेट होने लग जाएगी एंडोमेट्रियम वॉल। अब हम बात करते हैं हॉर्मोन्स की। हॉर्मोन्स में देखो LH का लेवल राइज हुआ है और साथ में FSH का भी लेवल हल्का सा राइज हुआ है। देख लो, अप जा रहे हैं दोनों हल्के हल्के। वहीं प्रोजेस्टेरोन तो फिर भी इतना हाई नहीं होता है, लेकिन एस्ट्रोजन का लेवल हाई हो गया है। ध्यान से देखो कि प्रोलिफरेटिव फेज में एस्ट्रोजन का लेवल थोड़ा सा बढ़ गया है, बढ़ना शुरू हो गया है एस्ट्रोजन, और साथ में एस्ट्रोजन के बढ़ते ही FH ने भी बढ़ना शुरू कर दिया और LH ने भी। ध्यान दिया इस बात को। नेक्स्ट फेज पे हम ये जो 14th डे है, 14th डे यहाँ पर होता है बीच में। जनरली इस डे में एक इवेंट होता है जिसको नाम दे रखा है ओवुलेशन, ओवुलेटरी फेज भी बोलते हैं। क्या हो रहा है 14th डे पे? ओवुलेशन। ओवुलेशन क्या होता है? देखो ध्यान से देखो क्या हो रहा है। ये जो मैच्योर फॉलिकल है, ग्राफिन फॉलिकल भी जिसको बोलते हैं, उसमें से देखो ओवम, ओवम बाहर आ रहा है, ओवम रिलीज हो गया, जो बीच का जी चीज़ है वो रिलीज हो गई है। इसी चीज़ को क्या बोलते हैं? ओवुलेशन। रिलीज ऑफ द ओवम फ्रॉम द mature graphene follicle is known as ovulation, which occurs at the 14th day of menstrual cycle. ठीक है, तो ये दो चीज़ें यहाँ पर क्लियर है कि ओवुलेशन 14th डे पे क्या हो जाएगा, मैच्योर ग्राफिन फॉलिकल से ओवम रिलीज हो जाएगा, जिसको ओवुलेशन बोलेंगे। अब हम देखते हैं हॉर्मोन्स के अंदर क्या क्या चीज़ें हो रही हैं। देखो एंडोमेट्रियम वाली यहाँ पे और भी डेवलप हो रही है। देखो धीरे धीरे देखो इसमें स्टार्ट हो गई प्रोलिफरेट होनी, बननी, और यहाँ पे और भी बनती जा रही है क्योंकि इसकी ज़रूरत है। ठीक है, वो अभी मेंसेस में टूटेगी जब जब नहीं होगा कुछ भी, इसलिए वो बनती जा रही है धीरे धीरे। तो वो क्योंकि बात कर चुके हैं फॉलिकल की प्रोलिफरेशन होना शुरू हो चुका है। अब ओवुलेशन में क्या होगा कि जो ओवम है वो रिलीज हो जाएगा, जिसको ओवुलेशन बोलेंगे। अब हॉर्मोन्स देखते हैं कि ध्यान से देखो भाई, हॉर्मोन एस्ट्रोजन का लेवल और बढ़ गया है, प्रोजेस्टेरोन का भी लेवल यहाँ पर हल्का सा बढ़ना शुरू हुआ है, थोड़ा सा शुरू हुआ है सिर्फ। ध्यान देना, एस्ट्रोजन का लेवल बढ़ जाएगा ज़्यादा देखो, लेकिन प्रोजेस्टेरोन का बढ़ना शुरू हो गया है। लेकिन अगर आप ऊपर देखो तो LH और FSH दोनों ही पीक पर हैं। देख लो ग्राफ में, बिल्कुल दोनों पीक पर है ना। LH भी पीक पर चला गया और FSH भी। लेकिन LH का अगर आप पीक देख रहे हो तो बहुत ही ज़्यादा है, पीक बहुत ज़्यादा है LH का। इसकी लार्जर अमाउंट की वजह से ही इसका जो 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 लेवल है वो इतना ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है, इसी की वजह से ही ये ओवम रिलीज हुआ है। कोई भी हमारी बॉडी के अंदर अगर इस तरह की चीज़ें हो रही है ना, तो वो हार्मोन कंट्रोल करते हैं। तो ये हार्मोन बहुत ज़्यादा अप हुआ है, तभी ओवुलेशन हुआ है। और देखो इसमें एस्ट्रोजन भी बहुत पीक पर है और प्रोजेस्टेरोन ने बढ़ना शुरू कर दिया। ये आपको ग्राफ में दिखाई दे रहा है कि क्या क्या हो रहा है। ठीक है, चलो अब आते हैं हम नेक्स्ट डेज पर। अब 15th से लेकर लगभग 23, 25, 27 तक लगा लो यहाँ तक। इस फेज में क्या होगा, इस फेज को हम लोग बोलेंगे ल्यूटियल फेज या फिर सिक्रेटरी फेज। क्यों बोलेंगे, मैं बात करूंगी आपसे। देखो इस फेज में क्या हो रहा है कि एंडोमेट्रियम वॉल और ज़्यादा डेवलप हो गई है। रीज़न क्या है इसका? देखो दो चीज़ बता रही हूँ, एंडोमेट्रियम वॉल डेवलप और भी ज़्यादा हो गई है, और साथ में जो कॉर्पस ल्यूटियम है वो डेवलप हो गया है। ध्यान से देखो, प्रोजेस्टेरोन का लेवल हाई और एस्ट्रोजन का लेवल थोड़ा सा डाउन चला जाता है। प्रोजेस्टेरोन का लेवल क्यों हाई हो जाता है? क्योंकि ये ज़रूरी है, यही बनवाएगा कॉर्पस ल्यूटियम को। प्रोजेस्टेरोन का जो लेवल हाई हुआ है ना, वो इसलिए हुआ है क्योंकि कॉर्पस ल्यूटियम की जो प्रोडक्शन है, डेवलपमेंट है, वो यही करवाएगा। और कॉर्पस ल्यूटियम क्यों ज़रूरी होता है? क्योंकि यही होता है जो एंडोमेट्रियम को क्या करके रखता है, मेंटेन करके रखता है। कॉर्पस ल्यूटियम जो है ये एंडोमेट्रियम वॉल को मेंटेन करवा के रखेगा। क्यों? क्योंकि ये यूट्रस की इनर मोस्ट लाइनिंग होती है। ओवम यहाँ से रिलीज हुआ है, वो तो रिलीज हुआ है ये सोच के कि भाई इसको स्पर्म मिलेगा, फर्टिलाइजेशन होगी, जाइगोट बनेगा, जाइगोट से एम्ब्रियो बनेगा, और इम्प्लांटेशन में हेल्प कर। इम्प्लांटेशन कहाँ होती है? यहीं पर तो होती है, यूट्रस में। तो उसके लिए थोड़ा सा
एटमॉस्फेयर जो थोड़ा सा सराउंडिंग है वो ठीक होना चाहिए ना, तो इसलिए एंडोमेट्रियम वॉल डेवलप्ड है, उसको मेंटेन करके रखता है कॉर्पस ल्यूटियम, और ये होता है प्रोजेस्टेरोन के हाई लेवल की वजह से। ठीक है, LH और FS धीरे धीरे डाउन आने लग गए हैं, थोड़ा सा, बल्कि FSH हल्का सा है। ठीक है, तो अब क्या हो रहा है, आप धीरे धीरे देखो जैसे जैसे आगे साइकिल जाती जाती है, उस टाइम पर क्या होता है, कॉर्पस ल्यूटियम को पता चल जाता है कि भाई दो चीज़ें होती हैं, या तो क्या होगा, ओवम है वो फर्टिलाइज हो जाएगा और तब क्या बन जाएगा, जाइगोट एम्ब्रियो, और उसके बाद फिर और फर्दर जो हैं वो हम इम्प्लांटेशन में देखेंगे कि क्या क्या इवेंट्स आते हैं। फिलहाल हमें सिर्फ ये देखना है मेंसेस वाला, यानी कि ओवम को स्पर्म नहीं मिला है तो क्या होगा, क्योंकि हम मेंसेस भी पढ़ रहे हैं ना इस साइकिल में। मेंसेस मतलब ब्लीडिंग, जिसमें ओवम बाहर चला जाता है, इसका मतलब फर्टिलाइजेशन नहीं हो रही है। तो देखो यहाँ पर क्या होता है कि जब ओवम को नहीं मिलता है स्पर्म, तो पता चल चुका है कॉर्पस ल्यूटियम को कि भाई मेरी ज़रूरत नहीं है, ज़रूरत नहीं है, तो वो डीजनरेट होने लग जाता है, जिसको हम लोग बोलते हैं रीग्रेसिंग कॉर्पस ल्यूटियम। वाइट अपीयरेंस होती है, ये येलो सा होता है, और इसको देखोगे तो थोड़ी वाइटिश अपीयरेंस होती है इसकी। ठीक है, अब ध्यान से देखो कि जब इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है, तो देखो LH क्या आ गया है, सॉरी प्रोजेस्टेरोन का लेवल डाउन चला गया, क्योंकि उसकी जरूरत नहीं है, अब कॉर्पस ल्यूटियम डीजनरेट हो गया, उसको बनाने की जरूरत नहीं है। और धीरे धीरे एंडोमेट्रियम वॉल भी क्या होने लग गया, धीरे धीरे डीजनरेट, और देखो फिर से देखो दूसरी साइकिल स्टार्ट हो गई है मेंसेस वाली। ठीक है, और धीरे धीरे हार्मोन का लेवल देखो, यहाँ पर देखो धीरे धीरे क्या हो गया है, वही ये वाला लेवल आ गया है, यहाँ पर भी यही। ठीक है, तो ये साइकिल इस तरह से फिर कंटिन्यू हो जाती है। ठीक है, ये साइकिल को आपको समझ में आ गया होगा। कंट्रोल हार्मोन करते हैं, वही गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन एक्ट करेगा पिट्यूटरी हार्मोन, पिट्यूटरी ग्लैंड पर, वहां से रिलीज होंगे LH और FSH। LH और FSH हैं वो एक्ट करेंगे ओवरी पर, और ओवरी से फिर एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन निकलेंगे। ठीक है, ये मैं बता चुकी हूँ, मेनोपॉज की जो 45-50 के अराउंड में ये मेंसेस स्टॉप हो जाते हैं, तो उसको बोलते हैं मेनोपॉज। ओके, तो अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक मैं ले रही हूँ, वो मैं ले रही हूँ स्पर्म की स्ट्रक्चर का। ये भी आप डायग्राम देख सकते हो, जितना ये भयानक दिख रहा है उतना है नहीं, आप सिंपल इसको ये सिंपल भी बना सकते हो, अगर कोई प्रॉब्लम हो तो मैं बनवा दूंगी। अगर हम ह्यूमन स्पर्म की स्ट्रक्चर की बात करें, इंपॉर्टेंट है, तो इसको डिवाइड करते हैं हम 3 रीजन में। एक तो हेड रीजन, एक नेक रीजन जो आप देख पा रहे हो, और नीचे वाला टेल रीजन। ये जो टेल रीजन है, इसका काम सिर्फ स्विम करवाना होता है, इसको स्पर्म को स्विम करवाना फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट के अंदर, क्योंकि इसको स्विम करके ही जाना होता है। और ये कितना एक्टिव है, मतलब ये कितना एक्टिवली स्विम कर सकता है, उसी पर डिपेंड करता है कि ये फर्टिलाइजेशन के काबिल है या नहीं है। ठीक है, तो इसको एक्टिव होना मांगता है। अब हेड रीजन में देखो, सबसे ऊपर आपको जो दिखाया हुआ है, सबसे ऊपर हेड रीजन पे पॉइंटेड सी स्ट्रक्चर होती है, दैट इज एक्रोसोम। ये एक्रोसोम स्ट्रक्चर होती है, इसके अंदर भरे हुए होते हैं एंजाइम्स। क्या भरे होते हैं इसके अंदर, एंजाइम्स भरे होते हैं। एंजाइम्स भी ये कैसे होते हैं, हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स होते हैं, मतलब डाइजेस्टिंग एंजाइम्स कह सकते हैं हम एक तरह से, लाइसोजाइम जैसे होते हैं। ये क्या काम करते हैं, ये एंजाइम जब ओवम के पास जाएगा स्पर्म, तो ओवम की जो ऊपर की जो वॉल होती हैं, लेयर्स होती हैं, उनको पेनिट्रेट करना पड़ेगा, क्योंकि न्यूक्लियस तो अंदर है और फर्टिलाइजेशन पे न्यूक्लियस को मीट करना है, तो ये उसको पेनिट्रेट करके अंदर डालने में हेल्प करेगा। तो एक्रोसोम हेल्प्स इन द पेनिट्रेशन ऑफ लेयर्स ऑफ ओवम। ठीक है, पेनिट्रेशन में हेल्प करवाता है। अंदर आते हैं हम, ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन आपको दिखाई दे रही होगी, कहाँ तक है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, हमें पता है कि एक तरह की सेल है और सेल के ऊपर प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है। स्पर्म एक तरह की सेल है ना, वो सेल जो ह्यूमन बींग्स के अंदर सबसे छोटी होती है, स्पर्म ही होती है। अब आगे एक्रोसोम के नीचे जाओ, तो ये जो हेड रीजन है उसमें और एक और चीज़ है, दैट इज न्यूक्लियस कंटेनिंग क्रोमोसोम मटेरियल। पूरे में क्रोमोसोम मटेरियल होता है न्यूक्लियस के अंदर। ठीक है, क्योंकि इंफॉर्मेशन तो इसको भी चाहिए। फिर इसके बाद एक डिप्रेस पार्ट देख रहे हो, नेक रीजन, और उसके बाद आपको ये स्पाइरल पार्ट दिख रहा होगा, स्पाइरल पार्ट। ये एक्चुअल में क्या है, ये आपने सेंट्रियोल सुना होगा, सेंट्रियोल ही ये मॉडिफाइड फॉर्म में है।
ये जो सेंट्रियोल है यही मॉडिफाई हो जाते हैं। एक तो आपका यहाँ पर ये जो गोल गोल दिख रहा है ये प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल है, ठीक है। उसके बाद ये आपका नीचे आ जाता है डिस्टल सेंट्रियोल, ठीक है। ये डिस्टल सेंट्रियोल है। तो ये जो होता है ना ये बना लेता है मिडिल पीस, ये मिडिल पीस है। और ये स्पाइरल बाइंडिंग कर लेता है जो आपका जो वो है डिस्टल सेंट्रियोल, ये स्पाइरल ये फॉर्मेशन कर लेता है, ठीक है। जिसमें से आपको माइटोकॉन्ड्रिया दिख रहा होगा। ये माइटोकॉन्ड्रिया किस में हेल्प करवाता है? एनर्जी सोर्स फॉर स्विमिंग, ठीक है। ये जो स्पाइरल जो आपको ये स्ट्रक्चर दिख रही है और ये लॉन्ग सी स्ट्रक्चर दिख रही है ना, ये असल में सेंट्रियोल ही है, मॉडिफाइड सेंट्रियोल। और ये आपको बिल्कुल लास्ट में ऐसे ब्लैक ब्लैक सा ऐसे दिख रहा होगा यूँ। इसका भी स्ट्रक्चर अभी तक पता नहीं है कि फंक्शन की एक्चुअल में इसका फंक्शन क्या है, ठीक है। तो ये स्पाइरल बाइंडिंग करवाता है कौन? सेंट्रियोल, माइटोकॉन्ड्रिया जो इसकी हेल्प करवाएगा स्विमिंग में, ओके। और ये जो प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल है वो जो फर्स्ट डिवीजन होता है ना जाइगोट का उसमें हेल्प करवाता है, क्या इसकी अभी आपको इतना ज़रूरत नहीं है। और जो नीचे जो टेल रीजन है वो मैं आपको बता चुकी हूँ स्विमिंग में हेल्प करवाता है, ठीक है। तो ये आपका यहाँ पर ये इसका बताया भी हुआ है कि जो एक्रोसोम है वो एंजाइम्स होते हैं, फर्टिलाइजेशन करवाते हैं ओवम की। उसके अलावा माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं बहुत सारे जो एनर्जी प्रोवाइड करते हैं जिससे स्पर्म की मोटिलिटी फैसिलेट हो, क्योंकि मूवमेंट करनी है तो एनर्जी चाहिए। और एक ह्यूमन मेल इजैकुलेशन का मतलब होता है सीमन बाहर निकालने की जो वो होता है ना प्रोसेस, वो इजैकुलेशन होता है। तो इजैकुलेट करता है 200 मिलियन स्पर्म ड्यूरिंग अ क्वाइटस। एक बार के क्वाइटस में लगभग इतना स्पर्म रिलीज कर सकते हैं, ठीक है। ऑफ विच नॉर्मल फर्टिलिटी, जिसमें से 60% के पास नॉर्मल शेप साइज होना चाहिए, तो 40% के पास विग्रस मोटिलिटी का मतलब समझ रहे हो कि भाई इनके पास अगर विग्रस मतलब इतना ज़्यादा एक्टिव होना चाहिए कि फर्टिलाइजेशन इंश्योर हो। कई ऐसे होते हैं ना, आपने सुना होगा कि कई जो मेल्स होते हैं वो रिप्रोड्यूस नहीं कर पाते हैं, उनको रिप्रोडक्टिव दिक्कत होती है, बच्चे पैदा नहीं कर पाती क्योंकि उनका जो स्पर्म होता है उनकी मोटिलिटी कम होती है। तो एक्चुअल में जो फर्टिलिटी है वो इनकी मोटिलिटी पर भी डिपेंड करती है, ठीक है। और ये सीमन जो स्पर्म है वो किसके साथ रिलीज होते हैं? सीमन के साथ में, मतलब जो फ्लूइड होता है, ठीक है, सेंसरी ग्लैंड से। और कंट्रोल हार्मोन एंड्रोजन। एक और चीज़ मैंने आपको बताया था स्पर्मेटोजेनेसिस होता है, स्पर्मेटोजेनेसिस जिसमें फॉर्मेशन होती है स्पर्म की। स्पर्मेटोजेनेसिस स्पर्म की जनरेट, स्पर्म की फॉर्मेशन। एक होता है स्पर्मिएशन। स्पर्मेटोजेनेसिस हमें पता है कि कहाँ पे होती है? सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स में, हमें पता है ना, ये बात कर चुके हैं। स्पर्म बन जाता है, अब स्पर्म को रिलीज भी तो होना है क्योंकि उसको तो बाहर निकलना है, फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में जाना है। तो जो सेमनीफेरस ट्यूब्यूल से वो जो बाहर निकलता है, रिलीज होना सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स में, दैट इज स्पर्मिएशन। और रिलीज ऐसे ही नहीं होता है, अब उसको रिलीज होके बाहर जाना है तो कुछ खाने, भाई एक्टिव है भाई, अपनी एनर्जी तो चाहिए, कुछ ना कुछ खाने को तो चाहिए। तो आपने सर्टोली सेल्स वहाँ पर देखी होंगी, उनका नाम ही है सर्टोली सेल्स या नर्सिंग सेल, जो नर्स करेंगी स्पर्म को। तो उनमें अपना जो ये आगे वाला रीजन है एम्बेडेड होके तब बाहर निकल जाता है, एंड दैट इज नोन एज स्पर्मिएशन। कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस और स्पर्मिएशन में। स्पर्मिएशन क्या होता है? रिलीज होना स्पर्म का सेमनीफेरस ट्यूब्यूल से, जबकि स्पर्मेटोजेनेसिस होता है स्पर्म की फॉर्मेशन, ओके। अब साथ के साथ हम ओवम का ये डायग्राम भी कर लेते हैं, फिर हमारा चैप्टर एक लेक्चर का और रह जाएगा। देखो जो ओवम होता है ये आपका दिखाई दे रहा होगा, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये अंदर का पूरा स्ट्रक्चर। ओवम लार्जेस्ट सेल होती है ह्यूमन बींग्स के अंदर, ठीक है। ये दो स्पेस दिखा रखे हैं जिसको पेरीविटलिन स्पेस बोलते हैं, और ये लेयर्स हैं, दो लेयर्स दिखा रखी हैं, तो जोना पेलुसिडा और एक सेल्स ऑफ कोरोना रेडिएटा, ठीक है। ओवम के पास माइटोकॉन्ड्रिया की तो जरूरत ही नहीं है, और ना ही जरूरत है किसकी? इसके पास सेंट्रियोल नहीं होता, ये यूज करता है स्पर्म का सेंट्रियोल, क्योंकि सेंट्रियोल की जरूरत पड़ती है डिवीजन के टाइम पर। हम ये बात जानते हैं कि भाई जो आगे के प्रोसेस उसमें तो सेल डिवीजन होगा, तो सेल डिवीजन में सेंट्रियोल चाहिए होता है एनिमल्स के अंदर, तो वो इसके पास नहीं होता, ये मेल का यूज़ करता है, ठीक है। इसका स्ट्रक्चर बहुत ज़्यादा वो नहीं है, वैसे ये। और स्पर्म आके देखो, ये देखो, ये जो इसका एक्रोस्कोम रीजन है वो आके इनको पेनिट्रेट करता है, पेनिट्रेट करके कोरोनरी रेडिएटर को पेनिट्रेट कर फिर आगे जाएंगे। वो कैसे होगा हम फर्टिलाइजेशन इम्प्लांटेशन में पढ़ेंगे। फिलहाल के लिए सिर्फ इतना ही।